हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेक कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएससी जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट्स क्वेश्चन नंबर 1। द मटेरियल विच एग्जिबिट द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो आपको बता दें, आपका मटेरियल जो सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। तो आपका आंसर हो जाएगा आइसोट्रॉपिक। वहीं बात करें, द मटेरियल विच शोज डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड अर्थोट्रॉपिक मटेरियल। तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, डैश इज द बीम विच वन एंड इज फिक्स एंड अदर इज सिंपली सपोर्टेड। तो आपको बता दें, अगर आपकी एक बीम है, वन एंड पे फिक्स और अनादर पे आपकी सिंपली सपोर्टेड है, तो ऐसी बीम कहलाती है आपकी प्रोप्ड बीम। वहीं बात करें, आपका ओनली वन एंड फिक्स हो दोस्तों, तो ये आपकी कहलाती है कैंटिलीवर बीम। वहीं बात करें ऑप्शन बी की कंटिन्यूअस बीम, तो आपके मोर देन टू सपोर्ट हो, मोर देन टू सपोर्ट, तो आपकी वो कहलाती कंटिन्यूअस बीम। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल एब्जॉर्ब एनर्जी इन इलास्टिक रीजन इज कॉल्ड। तो आपको बता दें, अगर हम स्ट्रेस में ग्राफ ड्रा करें, इलास्टिक लिमिट तक जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है दोस्तों, उसको कहा जाता है रेजिलियंस। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। वहीं बात करें, अगर फ्रैक्चर पॉइंट तक होल एरिया को कवर करें, तो वो आपका कहलाता है टफनेस। आपको ध्यान रखना है, जब भी इलास्टिक पॉइंट तक बात होगी तो आपका होगा रेजिलियंस, वहीं आपकी फ्रैक्चर पॉइंट तक एरिया लिया जाएगा तो आपका होगी टफनेस। आपको दोनों ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू एवरेज शियर स्ट्रेस इन बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज। तो आपको बता दें, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय एवरेज शियर स्ट्रेस इन रेक्टेंगुलर बीम आता है दोस्तों, वो आता है 3/2। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। जहां आपका टाउ एवरेज जो शियर स्ट्रेस एवरेज होगा दोस्तों, वो होगा शियर फोर्स डिवाइडेड बाय शियर एरिया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ फॉलोइंग हार्डनेस टेस्ट यूज डायमंड कोन टाइप इंडेंटर। तो आपको बता दें, कोन टाइप इंडेंटर यूज होता है दोस्तों रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट में। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। वहीं बात करें विंकर की, तो इसमें जो शेप होता है इंडेंटर का, वो होता है पिरामिड टाइप। अगर ब्रेनल की बात करें तो वो होता है स्फेरिकल। तो आपको तीनों ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर आइसोट्रॉपिक मटेरियल द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन टेंशन इज ई एंड शियर रिलेटेड इज पॉइजन रेशियो इज म्यू। तो आपको बता दें, द रिलेशन इज करेक्ट। तो आपको बता दें, आपके 3 रिलेशन होते हैं दोस्तों। पहला होता है ई बराबर 2g1 + म्यू। तो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं आपको 2 और रिलेशन ध्यान रखने हैं, ई बराबर 3k1 - 2 म्यू, जहाँ पे म्यू आपका पॉइजन रेशियो है, के है आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वहीं बात करें थर्ड रिलेशन की, ई बराबर 9kg/3k + g। आपको तीनों रिलेशन ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, द सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ एल कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर लोड डब्ल्यू पर लेंथ न्यूट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। दोस्तों कुछ कहना चाह रहा है, ऐसा सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है दोस्तों, वो आता है WL²/8। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। वहीं बात करें पॉइंट लोड की दोस्तों, फॉर सिंपली सपोर्टेड एट द सेंटर,
तो इसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है दोस्तों वो आता है WL/4। आपको दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, द कैंटिलीवर ऑफ बीम आई सब्जेक्टेड एट लोड P एट इंड व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एट इंड। तो आपको बता दें, अगर बीम आपकी एक इंड पे फिक्स हो और दूसरे पे फ्री हो तो वो होती कैंटिलीवर। फ्री इंड पे आपका फोर्स अप्लाई हुआ है पॉइंट लोड P, इस पे जो डिफ्लेक्शन इंड पे आता है दोस्तों उसका अगर हम डेल्टा से डिफाइन करें तो आता है PL3/3EI, जहाँ P आपका लोड है। तो आपका आंसर हो जाएगा B, सॉरी दोस्तों D आपका आंसर हो जाएगा PL3/3EI। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, A solid shaft can resist bending moment of 4 kN and torque 3 kN applied together. The maximum torque that shaft can be resist। तो आपको बता दें जो इक्विवेलेंट टार्क होगा दोस्तों वो होगा √ शियर स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस बेंडिंग मोमेंट का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट आपका दिया है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा √25, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 5 kN। आपका आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच थियरी ऑफ फेलर विल यूज फॉर एल्युमिनियम कंपोनेंट अंडर स्टडी लोडिंग। तो आपको बता दें फॉर एल्युमिनियम चूँकि डक्टाइल मटेरियल है तो डक्टाइल मटेरियल की यूज होती है आपकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी। तो आपका आंसर हो जाएगा C। वहीं बात करें ब्रिटिल मटेरियल के लिए तो आपकी यूज होती है रैंकाइन थियरी, इसको बोला जाता है मैक्सिमम स्ट्रेस थियरी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, A steel bar is fixed at both end, if bar is heated will develop। तो आपको बता दें कोई स्टील बार है, अगर दोनों एंड पे फिक्स है, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएं दोस्तों तो इसमें आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा A। वहीं अगर हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे दोस्तों तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी। अगर आपका बार फ्री है तो कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, द स्ट्रेंथ ऑफ बीम इज मेनली डिपेंड ऑन। तो आपको बता दें अगर हम रिलेशन देखें स्ट्रेंथ ऑफ बीम और बेंडिंग मोमेंट में तो होता है M/I σ/y, जहाँ सिग्मा आपका बेंडिंग स्ट्रेस है, E/R जहाँ E आपकी इलास्टिसिटी और R आपका कर्वेचर रेडियस है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं अगर हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू देखें तो आता है σI/y। दोस्तों ये टर्म होता है I/y को हम कहते हैं मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस, इसको डिफाइन करते हैं Z से। आप देख रहे हैं जो बेंडिंग मोमेंट है दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z के, तो हमारी जो बीम की स्ट्रेंथ वो डिफाइंड होती है सेक्शन मॉडुलस से। तो आपका आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इफ़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेज आर अलोंग द सेम लाइन देन द फोर्स आर सेड टू बी। अगर आपके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ डिफरेंट फोर्स आर सेम F1 F2 दे आर कॉल्ड कोलिनियर फोर्सेज। तो आपका आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज। तो आपको बता दें अगर कोई बॉडी आपकी रफ सरफेस पे रखी हुई है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन व्हेन बॉडी इज टेंड टू मूव। तो आपका आंसर हो जाएगा द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग व्हेन बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रिप्रेजेंट। तो आपको बता दें ये आपका होता है जो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी होता है दोस्तों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चूँकि मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ से आपका आता है अगर मास आपका कांस्टेंट है तो दोस्तों यहाँ से मास आपका बाहर आ जाएगा d/dt, dv/dt, यही आपका कहलाता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आ जाता है F = m.a। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स
इन वायर दैट मेक 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एंड कैरिंग फोर्स 20 किलोन्यूटन। आपका कहना चाह रहा है दोस्तों, कोई ब्लॉक है आपका टेंशन जिसमें फोर्स है आपका 20 किलोन्यूटन, एक्ट कर रहा है 60 डिग्री पे, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू होगी दोस्तों, इसको कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे लेंगे तो आएगा 20 cos 60। चूँकि हम जानते हैं cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो हो जाएगा 20 × 1/2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 किलो न्यूटन। तो आपका आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, एन ओपन सिस्टम इज़ वन इन विच, तो आपको बता दें फॉर ओपन सिस्टम के लिए आपका मास एंड एनर्जी बोथ कैन बी क्रॉस द बाउंड्री, तो आपका हो जाएगा बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आपको बता दें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो डिपेंड ऑन मास और साइज ऑफ सिस्टम, तो इसमें जो वॉल्यूम होता है दोस्तों ये आपका साइज पे डिपेंड करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, द इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस विच ऑफ फॉलोइंग थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी इज रिमेन कांस्टेंट, तो बता दें थ्रॉटलिंग प्रोसेस में दोस्तों आपकी इंथैल्पी जो होती है वो आपकी कांस्टेंट होती है, तो आपकी आंसर हो जाएगा ए इंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक एजर्ट दैट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, तो आपको बता दें जो फर्स्ट लॉ होता है डिफाइन होता है दोस्तों, ये आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। जो रिलेशन आता है फर्स्ट लॉ में वो होता है डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, जहाँ डी यू आपकी है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो आप देख पा रहे हैं ये डिफाइन करती इंटरनल एनर्जी, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, तो आपको बता दें अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन देखें दोस्तों तो 4 सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम होता है वाटर का वो मिनिमम होता है, तो चूँकि हम जो रिलेशन होता है मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, अगर मास आपका कांस्टेंट होगा तो डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, तो हम यहाँ से ग्राफ देखेंगे टेम्परेचर और डेंसिटी में दोस्तों, तो यहाँ 4 सेंटीग्रेड पे आपका डेंसिटी मैक्सिमम होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीग्रेड बी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, द वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज, तो आपको बता दें इन फ्री एक्सपेंशन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, सो वर्क डन जो होता है दोस्तों वो आपका 0 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0 सी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, वन रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन 1600 Kelvin and T2 and another reversible heat engine operates between T2 and 400 Kelvin. If both engines have same heat input and output, then temperature T2, तो आपको दोस्तों कुछ कहना चाह रहा है 1600 केल्विन से एक इंजन वर्क कर रहा है T2 पे एंड अनादर इंजन है जो T2 से वर्क कर रहा है T3 जो कि आप 400 केल्विन है, फॉर सेम हीट इनपुट एंड आउटपुट, तो इसका मतलब होता है दोस्तों सेम इफ़िशियंसी के लिए कंडीशन आता है दोस्तों, जो T2 आता है वो आता है रूट ऑफ T1 इंटू T3, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 1600 इंटू 400, तो आपका आएगा रूट में 64,000, उसका रूट लेंगे तो आएगा 800। वहीं बात करें सेम अगर वर्क आउटपुट बोला है दोस्तों, सेम वर्क आउटपुट बोलता है तो वो जो T2 की वैल्यू आएगी वो T1 प्लस T3/2, ये आपको ध्यान रखना है, आपको दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, द इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल इंजन एक्सप्रेस बाय इंडेक्स ऑफ कॉल्ड, तो आपको बता दें जो डीजल इंजन की क्वालिटी चेक होती है दोस्तों वो होती है आपकी C10 नंबर से, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। वहीं बात करें पेट्रोल इंजन की तो वो चेक होती है आपकी ऑक्टेन नंबर से, आपको दोनों ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 25, फॉर सेम हेड इनपुट एडेड एंड कंप्रेशन रेशियो। तो आपको बता दें, जब भी आपकी कंप्रेशन रेशियो की बात हो दोस्तों, तो ऑटो साइकिल हमेशा आपकी इफ़िशियंट होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑटो साइकिल इज़ मोर इफ़िशियंट दैन डीजल साइकिल। अगर अदर देन कंप्रेशन रेशियो कंडीशन है दोस्तों, तो आपकी डीजल साइकिल ज़्यादा इफ़िशियंट होगी, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, कार्नाट साइकिल कंसिस्ट ऑफ। तो आपको बता दें, कार्नाट साइकिल में दो प्रोसेस आपके होते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन एंड एक्सप्रेशन, एंड दो प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 आइसोथर्मल एंड 2 आइसेंट्रोपिक। आपका आंसर सी इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर। तो आपको बता दें, ये कहलाती है आपकी मैकेनिकल इफिशियंसी दोस्तों, ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। तो आपका आंसर हो जाएगा मैकेनिकल इफिशियंसी सी। जो आपका ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर में रिलेशनशिप होता है दोस्तों, वो होता है आपका इंडिकेटेड पावर इक्वल टू ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल लॉस। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, अ हीट इंजन गिव्स एट आउटपुट ऑफ 3 किलोवाट व्हेन द इनपुट इज 10,000 जूल पर सेकेंड। तो आपको बता दें दोस्तों, जूल पर सेकेंड कहलाता है वाट, तो ये होगा 10 वाट, 10 किलोवाट। इफ़िशियंसी ऑफ इंजन, तो आपको बता दें इफ़िशियंसी जो होता है दोस्तों, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ से हो जाएगा, आपको आउटपुट मिल रहा है 3 किलोवाट, वहीं इनपुट है आपका 10 किलोवाट, तो आपका आंसर हो जाएगा 30%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, इन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो आपको बता दें, जो इंटरनल चेंज इंटरनल एनर्जी होती है डी यूजकल टू, वो होती है आपकी mCV/dt। चूँकि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो dt होता है दोस्तों, चेंज इन टेम्परेचर, वो 0 होता है। तो यहाँ से जो इंटरनल एनर्जी आएगी वो दोस्तों इंटीग्रेट करने पे वो कांस्टेंट मिलेगी। तो आपका आंसर हो जाएगा रिमेन कांस्टेंट। आंसर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ। तो आपको बता दें, जो डीजल साइकिल होता है दोस्तों, अगर हम पीवी डायग्राम ड्रा करें, प्रोसेस 1 to 2 होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, 2 to 3 होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 to 4 होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, 4 to 1 होता है आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन। इसमें 4 प्रोसेस होते हैं दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 एडियाबेटिक एंड 1 कांस्टेंट प्रेशर एंड 1 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, द कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल इंजन इज क्लोज टू। तो आपको बता दें, कंप्रेशन रेशियो जो डिफाइंड होता है वो होता है वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। तो ये आपका डीजल इंजन के लिए होता है दोस्तों 15 से 20। वही बात करें पेट्रोल के लिए, तो ये होता है 6 to 10। आपको दोनों ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, द COP ऑफ कार्नाट रेफ्रिजरेटर इज डैश ऑफ हीट पंप। तो आपको बता दें, जो रिलेशन होता है COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1। तो आप देख रहे हैं यहाँ से, अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो वो COP ऑफ हीट पंप से कम होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा लेसर देन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, द हीट रिमूवल रेट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर स्पेस इज 7.2 किलोवाट एंड द पावर इनपुट इज कंप्रेसर 1.8 किलोवाट। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो आपको बता दें, COP डिफाइंड होता है दोस्तों डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो यहाँ पे हमें डिजायर इफेक्ट जो मिल रहा है वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है दोस्तों, वो है 7.2 किलोवाट डिवाइडेड बाई आपका जो वर्क इनपुट है दोस्तों, वो हमें मिल रहा है 1.8।
यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपकी 4, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, इन एयरक्राफ्ट द एयर रेफ्रिजरेशन इज़ यूज बिकॉज ऑफ, तो आपको बता दें एयर रेफ्रिजरेशन यूज होता है दोस्तों लो वेट पर टन रेफ्रिजरेशन, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, द केमिकल फार्मूला ऑफ R717, तो आपको बता दें फॉर इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, जो हम रेफ्रिजरेंट की नामनक्लेचर करते हैं दोस्तों वो होता है R700 प्लस मालिकुलर वेट। अगर हम बात करें अमोनिया की तो इसका मालिकुलर वेट होगा दोस्तों 17, तो अगर हम 700 प्लस 17 करेंगे दोस्तों तो आएगा आपका 717, चूँकि R717 अब तो अब आंसर हो जाएगा ए अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, इन साइकोमेट्रिक प्रोसेस द सेंसिबल हीट इज एडेड 30 किलोजूल पर सेकेंड एंड लेटेंट हीट इज एडेड 20 किलोजूल पर सेकेंड, द सेंसिबल हीट फैक्टर, तो आपको बता दें सेंसिबल हीट फैक्टर दोस्तों ये होता है आपका सेंसिबल हीट डिवाइडेड बाई सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, तो यहाँ से आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30, यहाँ से आ जाएगा 0.6, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। बात करें सेंसिबल हीट की दोस्तों तो ये आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ के लिए यूज होता है, तो आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें लेटेंट हीट की तो ये आपका फेज चेंज के लिए यूज होता है, आपको दोनों ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज कांस्टेंट ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग, तो आपको बता दें अगर साइकोमेट्रिक चार्ट को हम ड्रा करें, ये होती है आपकी रिलेटिव एफिशिएंसी कर्व लाइन, आपका जो वर्टिकल लाइन होती है दोस्तों ये होती है आपकी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये होती है आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा। चूँकि हम राइट साइड पे चल लेते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो सेंसिबल हीटिंग यानी टेम्परेचर बढ़ रही है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर हम चलें तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो वो आपकी कांस्टेंट होती है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, लिक्विड सब कूल्ड इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर सिस्टम विल बी, तो आपको बता दें दोस्तों अगर टीएस डायग्राम हम ड्रा करें, ये होती है लिक्विड लाइन, ये होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट, ये होती है आपकी वेपर लाइन। अगर हम कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन की देखें तो प्रोसेस 1 to 2 होता है रिवर्स एडियाबेटिक कंप्रेशन, प्रोसेस 2 to 3 होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, प्रोसेस 3 to 4 होता है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस दोस्तों, वहीं 4 to 1 होता है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अगर हम लिक्विड लाइन की तरफ बढ़ें दोस्तों तो यही होता है आपका सब कूल्ड रीजन। अगर हम यहाँ से 4 डैश पे ड्रा करें तो आप देख रहे हैं 1 to 4 डैश आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी इंक्रीज नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्वेश्चन 39 की बात करें, रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क ऑन, तो आपको बता दें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में 2 स्टेटमेंट होते हैं दोस्तों, केल्विन प्लांक और क्लासियस स्टेटमेंट। जो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है वो आपका हीट इंजन के लिए यूज होता है, वहीं क्लासियस स्टेटमेंट होता है आपका हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, अ सिंगल कटिंग एक्टिंग 2 स्टेज कंप्रेसर विथ कंप्लीट intercooling delivers at 16 bar assuming intake state is 1 bar at the 15 सेंटीग्रेड the pressure ratio per stage, तो आपको बता दें जो कंडीशन आती है दोस्तों वो आती है रूट P2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है रूट P1 इंटू P3, तो यहाँ से हो जाएगा आपका रूट 16 इंटू 1, तो आपका आ जाएगा 4 बार, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, on a psychometric chart what does a vertical downward line represent, तो आपको बता दें अगर हम ड्रा करके देखें साइकोमेट्रिक चार्ट दोस्तों ये होती आपकी कर्व लाइन
रिलेटिव एफिशिएंसी और वर्टिकल लाइन आपका होता है दोस्तों ड्राई बल्ब टेम्परेचर। वहीं जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा। जो कर्व लाइन है ये है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिफाइंड होती है फाई से। तो अब जो वर्टिकल लाइन आपका पूछा दोस्तों तो यहाँ से हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका, अगर हम नीचे डाउनवर्ड जाएं दोस्तों तो चूँकि ह्यूमिडिटी रेशियो आपका घट रहा है तो आपका हो जाएगा डी ह्यूमिडिफिकेशन। आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शॉर्ट पिनिंग टू इम्प्रूव हिज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो आपको बता दें दोस्तों शॉर्ट पिनिंग प्रोसेस है जिसमें हम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करते हैं दोस्तों। ये यूज होता है आपका फटीक स्ट्रेंथ के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। फटीक फेलर आता है ड्यू टू पीरियाडिक लोडिंग। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ बोरान एडेड इन स्टील इन ऑर्डर टू। तो आपको बता दें दोस्तों जब भी बोरान हम ऐड करते हैं तो ये बढ़ाता है आपका हार्डनेबिलिटी। तो आपका आंसर हो जाएगा इंक्रीज हार्डनेबिलिटी। वहीं बात करें क्रोमियम की तो दोस्तों ये स्टेनलेस स्टील यूज होता है आपका क्रोमियम के लिए। वहीं बात करें सल्फर और फास्फोरस की तो ये इंक्रीज करते हैं मशीनेबिलिटी को, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 44, द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो आपको बता दें दोस्तों जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है उसमें आपके 8 तो होते हैं कॉर्नर पे और 6 होते हैं आपके फेस पे। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ एटम निकालते हैं दोस्तों वो होता है 1/8 × 8 प्लस आपके 6 फेस पे होते हैं बट हाफ होते हैं। तो यहाँ से होता है आपका 1 + 3 तो हो जाएगा टोटल आपका 4 एटम। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। वहीं बात कर लें सिंपल क्यूबिक में दोस्तों तो वो होता है 1 एटम। वहीं BCC की बात करें तो होता है 2 एटम। आपको दोनों ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, द एटॉमिक वेक्टिंग फैक्टर फॉर मटेरियल विथ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो आपको बता दें BCC के लिए जो एटॉमिक वेक्टिंग फैक्टर है दोस्तों वो होता है 0.68। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। वहीं सिंपल क्यूबिक की बात करें तो होता है 0.52। अगर FCC की बात करें तो होता है 0.64। आपको तीनों कंडीशन ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 46, द रिएक्शन इन विच द लिक्विड फेज ट्रांसफॉर्म इनटू 2 डिफरेंट सॉलिड फेज। तो अगर हम आयरन कार्बन डायग्राम देखें दोस्तों यहाँ पे होता है आपका अल्फ़ा, कुछ ऐसा बनता है दोस्तों फिगर। यहाँ पे होता है लिक्विड रीजन, यहीं पे पॉइंट होता है यूटेक्टिक पॉइंट दोस्तों। लिक्विड से में मिलता है यहाँ पे होता है गामा प्लस Fe3C। आप यहाँ पे जो ये पॉइंट होता है इसी को बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट दोस्तों। यहाँ आप देख पा रहे हैं लिक्विड जो कन्वर्ट हो रहा है 2 सॉलिड में गामा आयरन प्लस सेमेंटाइट। तो आपका आंसर हो जाएगा यूटेक्टिक रिएक्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, द टूल हैज सिग्नेचर फॉर्म एज 8855661 एज पर अमेरिकन स्टैंडर्ड इन दिस द वन इज रिप्रेजेंट। तो आपको बता दें दोस्तों ये रिप्रेजेंट होता है आपका एंगल जो है ये 7 आपका पहले होता है रेक एंगल, फिर आपका साइड रेक एंगल, इंड कटिंग रिलीफ एंगल, फिर साइड कटिंग रिलीफ एंगल आपका आता है, फिर एज कटिंग इंड एंगल, फिर साइड कटिंग एज एंगल, फिर आपका लास्ट में आता है नोज रेडियस। अगर हम कंपेयर करें तो 1 आपका रिप्रेजेंट करेगा नोज रेडियस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, द थर्माइट इज़ द मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम पाउडर एंड आयरन इन द रेशियो अबाउट बाय द वेट। तो आपको बता दें इन थर्माइट वेल्डिंग आपका यूज होता है थर्माइट मिक्सचर। ये होता है दोस्तों अगर आयरन और एल्युमिनियम का जो रेशियो होता है वो आता है आपका 3:1 का। बट आपका ऑप्शन में पूछा दोस्तों एल्युमिनियम टू आयरन तो ये आपका रिवर्स हो जाएगा। तो एल्युमिनियम टू आयरन निकालेंगे हम यहाँ से 1/3। तो आप कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें,
व्हाट डज रिप्रेजेंट इन द कन्वेंशनल एब्रेसिव व्हील ग्राइंडिंग। तो आपको बता दें जो ग्राइंडिंग व्हील की रिप्रेजेंटेशन होता है दोस्तों 5 लेटर में होता है। चूँकि हमें 7 लेटर दिया गया है, जो फर्स्ट एंड लास्ट के हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कोड हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है अटैक द गेट टू हैव सीट इन बार्क। जो ए है दोस्तों वो आपका रिप्रेजेंट करता है एब्रेसिव, जो गेट है वो आपका करता है ग्रेड। वहीं एच की बात करें तो हार्डनेस, एस की बात करें तो स्ट्रक्चर, बी की बात करें तो बॉन्ड। तो आप देख रहे हैं जो ए लेटर है फर्स्ट लेटर है तो आपका हो जाएगा अब्रेसिव पार्टिकल, टाइप ऑफ अब्रेसिव। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, अप मिलिंग इज कॉल्ड। तो आपको बता दें अगर आपका कटर और वर्क पीस दोनों आपके डिफरेंट डायरेक्शन में है दोस्तों, तो आपका दोस्तों हो कहलाता है आपका अप मिलिंग। इसको कन्वेंशनल मिलिंग भी बोला जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। वहीं बात करें डाउन मिलिंग की दोस्तों, तो इसको बोलते हैं हम क्लाइम मिलिंग भी बोलते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट यूज टू मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। अगर बात करें मिलिंग की दोस्तों, तो इसमें आपके बहुत सारे टीथ होते हैं, तो ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। वहीं बात करें ब्रोचिंग में भी आपके बहुत सारे टूथ होते हैं। ड्रिलिंग चूँकि आप देखते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग होता है दोस्तों। अब टर्निंग प्रोसेस जो होता है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कोन शेप इनलार्जमेंट ऑफ एंड ऑफ होल। तो आपको बता दें दोस्तों अगर किसी होल को हम बड़ा कर रहे हैं एट साइज ऑफ कोन शेप, तो वो आपकी कहलाती है काउंटर शिंकिंग, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। वहीं बात करें काउंटर बोरिंग की, तो दोस्तों अगर हम स्क्वायर शेप में इनलार्ज कर रहे हैं होल को, तो वो कहलाता है आपका काउंटर बोरिंग। आपको दोनों ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, द फिलर मेटल यूज इन ब्रेजिंग इन हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एबव। तो आपको बता दें अगर आपका फिलर मेटल जो है दोस्तों उसका टेम्परेचर लेस देन है 420 सेंटीग्रेड से, तो वो आपका कहलाता है सोल्डरिंग प्रोसेस। वहीं आपका टेम्परेचर 420 सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, तो वो आपका कहलाता है ब्रेजिंग प्रोसेस, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, द साइज ऑफ शेपर इज़ गिवन बाई। तो आपको बता दें जो साइज ऑफ शेपर डिफाइंड होती है वो आपकी होती है स्ट्रोक लेंथ से, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। वहीं बात करें जो शेपर में मैकेनिज्म जो यूज होती है दोस्तों, वो यूज होती है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DCEP। तो आपको बता दें डी का होता है डायरेक्ट, सी की बात करें तो करंट, ई होता है दोस्तों इलेक्ट्रोड, और पी होता है आपका पॉजिटिव, तो वो होता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। सॉरी दोस्तों डी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। इसको हम रिवर्स पोलरिटी भी बोलते हैं दोस्तों, रिवर्स पोलरिटी, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, ट्रूविंग इज द प्रोसेस। तो आपको बता दें जो ट्रूविंग प्रोसेस होता है दोस्तों, ये ग्राइंडिंग व्हील में यूज होता है। जब आपका पार्टिकल ग्लेज हो जाते हैं तो इसका शेप चेंज हो जाता है दोस्तों। शेप को हम ट्रू करते हैं, मान एक डिजायर शेप देते हैं दोस्तों, यही आपका कहलाता है ट्रूविंग, अ चेंजिंग शेप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज फिट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरफेरेंस फिट। तो आपको बता दें दोस्तों जो श्रिंक फिट होती है वो कहलाती है आपकी इंटरफेरेंस फिट, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। वहीं बात करें क्लियरेंस फिट की, तो उसको आपको लूज फिट भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, ड्राफ्ट ऑन द पैटर्न फॉर केस कास्टिंग इज प्रोवाइडेड। तो आपको बता दें जो ड्राफ्ट होता है दोस्तों वो टेपर होता है, थोड़ा सा टेपर दिया जाता है, क्यों? चूँकि हमारा जो रिमूवल हो वो आसानी से हो सके, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, टेपर टू फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ फ्रॉम द मोल्ड। क्वेश्चन नंबर 59, कास्ट आयरन पाइप आर मैन्युफैक्चर्ड बाई। तो आपको बता दें
जो पाइप हॉलो स्ट्रक्चर आपके बनते हैं दोस्तों, वो बनते हैं आपके सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से। इसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट हम रोटेट कराते हैं और मेटल आपका जो हॉलो स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है। आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, अ डीसी बिल्डिंग पावर सोर्स हैज़ लीनियर वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक विथ ओपन वोल्टेज ऑफ 80 वोल्ट एंड शॉर्ट सर्किट करंट की 300 एम्पियर, द मैक्सिमम पावर करंट शुड बी सेट इन। तो आपको बता दें दोस्तों, जो पावर होता है वो होता है वोल्ट इनटू करंट। चूँकि जो रिलेशन होता है ओपन वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट में, वो होता है वोल्टेज इक्वल टू ओपन 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई शॉर्ट सर्किट। यहाँ से हम रिलेशन को दोस्तों पुट करेंगे P इक्वल टू वी आई में, और जब हम मैक्सिमम के लिए डिवाइड करेंगे डी पी बाई डी आई 0 करेंगे, तो वहाँ से जो कंडीशन आती है, जो करंट होनी चाहिए दोस्तों, वो शॉर्ट सर्किट का जो करंट होनी चाहिए वो शॉर्ट सर्किट डिवाइडेड बाई 2 होनी चाहिए। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा 300/2। तो आपका आ जाएगा 150 एम्पियर। वहीं वोल्टेज की बात करें तो दोस्तों वो होता है ओपन वोल्टेज डिवाइडेड बाई 2। तो आपको दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, विच टाइप ऑफ गियर यूज टू कनेक्ट इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। तो आपको बता दें दोस्तों, अगर आपके दो शाफ्ट अगर 90 डिग्री पे कनेक्ट हो रहे हैं दोस्तों, तो यूज होते हैं आपके बेवल गियर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, बेवल गियर। वहीं बात करें हेलिकल एंड स्पेयर की, तो यूज होते हैं आपके पैरेलल शाफ्ट के लिए। वही बात करें वार्म एंड वार्म व्हील की, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल के लिए यूज होता है। तो आपको सारी कंडीशन याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, अ गवर्नर शुड टू बी आइसोक्रोनस व्हेन इट्स इक्विलिब्रियम स्पीड डैश एट रोटेशन ऑफ आर रेडियाई। तो आपको बता दें, अगर डिफरेंट रेडियाई पे दोस्तों हमें सेम स्पीड मिल रही है, तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी आइसोक्रोनस की। तो आपका आंसर हो जाएगा इज कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन फॉर अ 6 लिंक। तो आपको बता दें, जो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर आता है वो आता है n-1 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ n आपका लिंक है दोस्तों, नंबर ऑफ लिंक। तो यहाँ हो जाएगा 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2, तो आप जाएगा 15। आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, अ ब्लॉक स्लाइड ओवर लिंक यूनिफॉर्म रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, लिंक रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 50 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर काउंटर क्लॉकवाइज द कोरोलोसिस कंपोनेंट। तो आपको बता दें, जो कोरोलोसिस कंपोनेंट वैल्यू होती है तो 2 × v × ओमेगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 2 × 30 × 50, तो आपका आंसर हो जाएगा 3000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, व्हेन एक्सिस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट गियर आर कोएक्सियल द गियर ट्रेन इज नोन एज। तो आपको बता दें दोस्तों, जब भी आपकी फर्स्ट और लास्ट गियर की एक्सिस सेम हो दोस्तों, तो वो आपकी कहलाती है आपका रिवर्टेड गियर ट्रेन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अब देख पा रहे हैं 1 2 3 4 फर्स्ट एंड लास्ट आर कोएक्सियल। तो अब यहाँ से आप फिगर से देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, इफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग मास ऑन अर्थ इज एफ, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ मून वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ अर्थ। तो आपको बता दें, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ होती है दोस्तों फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए वो होती है ओमेगा एन इक्वल टू √k/m, जहाँ की आपका स्प्रिंग कांस्टेंट और मास ऑफ m जो है मास है। तो चूँकि आपका g की वैल्यू यहाँ पे डिपेंड नहीं करती, तो आपका आंसर हो जाएगा सेम फ्रीक्वेंसी होगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, द सरफेस ऑफ गियर टूथ बिलो द पिच सर्किल। तो आपको बता दें, सबसे पहले आता है बेस सर्किल, सॉरी दोस्तों डिडेंडम सर्किल, जो फिर आपका आता है बेस सर्किल। चूँकि आपका बेस सर्किल से आपका इन्वॉल्व प्रोफाइल स्टार्ट होती है, तो फिर आता है आपका पिच सर्किल, सबसे एबव में आता है आपका एडेंडम सर्किल। जो पिच सर्किल से एबव होता है दोस्तों पोर्शन, इसको बोलते हैं हम फेस। वहीं पिच सर्किल से बिलो जो होता है टू डिडेंडम तक दोस्तों, वो आपका कहलाता है फ्लैंक। तो आपका आंसर हो जाएगा सी।
फ्लैंक। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील ड्यूरिंग साइकिल आर N1 and R2 RPM रेस्पेक्टिवली, द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो वो डिफाइंड होता है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड होता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन इन स्पीड डिवाइडेड बाय मीन स्पीड। तो यहाँ से आपका हो जाएगा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन N1 माइनस N2, जो मीन निकालेंगे हम दोस्तों N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई 2। तो वहाँ से 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, अ सिंपल मैकेनिज्म ऑफ कोलोसिस कंसिस्ट ऑफ 11 सिंपल रिवॉल्यूट जॉइंट एंड 9 लिंक्स, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मैकेनिज्म। तो आपको बता दें दोस्तों, अगर कोई चेन की 1 लिंक्स फिक्स्ड हो तो वो होती है आपकी मैकेनिज्म। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फार्मूला तो होता है 3n-1 माइनस 2j माइनस h। जो h है दोस्तों वो रिवॉल्यूट जॉइंट है, जो यहाँ पे h डिफाइंड होता है हायर पेयर, और j है आपका रिवॉल्यूट जॉइंट के लिए, n है आपका नंबर ऑफ लिंक। तो यहाँ से नंबर ऑफ लिंक है 9, तो हो जाएगा n-1 इंटू हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू आपका रिवॉल्यूट जॉइंट है 11। तो यहाँ से हो जाएगा आपका आंसर 2। आप यहाँ से सरल करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 3rd इज करेक्ट, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, सॉरी दोस्तों 70 की बात करें, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एंड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एंड ऑफ ए रिजिड लिंक ए बी। मान लीजिए कोई रिजिड लिंक ए बी है दोस्तों, जो इसकी वेलोसिटी हो दोस्तों वो लिंक के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू ए बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज बॉयलर एसेसरी। तो आपको बता दें दोस्तों, एसेसरी जो यूज होती है वो आपकी इम्प्रूव होती है, इफ़िशियंसी के लिए यूज होती है, टू इम्प्रूव इफ़िशियंसी। इसमें ऑप्शन में जो दोस्तों एयर प्री हीटर है वो आपकी बॉयलर एसेसरी की कैटेगरी में आती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, देयर इज़ नो स्टीम ड्रम इन। तो आपको बता दें दोस्तों, जो बेंसन बॉयलर होता है वो दोस्तों आपका इसमें कोई ड्रम नहीं यूज होता। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आपको बता दें जो चारों ऑप्शन है दोस्तों ये आपके हाई प्रेशर बॉयलर हैं, आपको ध्यान रखना है, हाई प्रेशर बॉयलर। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग बॉयलर इज माउंटिंग। तो आपको बता दें माउंटिंग यूज होता है दोस्तों बॉयलर में सेफ्टी पर्पज़ के लिए, सेफ्टी पर्पज़। तो आपका इसमें जो ब्लो आपका आँख है दोस्तों ये आपका बॉयलर माउंटिंग है, ये यूज होता है टू रिमूव स्केल, जो आपकी वाटर में इम्प्योरिटी होती है दोस्तों उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ फायर ट्यूब बॉयलर। सबको पहले बता दें फायर ट्यूब क्या होता है दोस्तों, जब आपका ट्यूब में आपकी फ्लू गैसेज फ्लो कर रही हैं दोस्तों तो वो आपका होता है फायर ट्यूब। तो आपका इसमें जो कोकरन बॉयलर होता है दोस्तों वो आपका होता है फायर ट्यूब बॉयलर। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 75 की बात करें, लोकोमोटिव बॉयलर इज फॉलोइंग टाइप। तो आपको बता दें ये हॉरिजॉन्टल बॉयलर होता है दोस्तों, चूँकि ट्यूब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाई करती हैं, इंटरनली फायर होता है और मल्टी ट्यूबुलर होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटेड एंड स्टीम एंड लिक्विड वेपर सैचुरेशन टेम्परेचर एट करस्पॉन्डिंग प्रेशर इज नोन एज। अगर हम टीएस डायग्राम देखें दोस्तों वाटर का, तो ये होती है लिक्विड लाइन, ये होता है क्रिटिकल पॉइंट, ये होता है वेपर लाइन। अगर हम क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में वेपर्स लाइन से एबव ये पॉइंट देखें दोस्तों, अगर ए करें ये होता है आपका सैचुरेशन टेम्परेचर टीएस। अगर हम इस पॉइंट को नाम दें पॉइंट 1, तो जो यहाँ पे टेम्परेचर होगा T1 डिफरेंस माइनस टी सैचुरेशन, ये आपका तो कहलाता है डिग्री ऑफ सुपर हीट। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। वहीं बात करें सब कूल्ड रीजन में, और मान लीजिए पॉइंट 2 लें हम लिक्विड लाइन में दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा डिग्री ऑफ सब कूल्ड, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें,
द टर्म ब्लीडिंग इन स्टीम टरबाइन रेफर टू, तो आपको बता दें दोस्तों, जो स्टीम यूज होती है आपका प्री हीटिंग टू वाटर, वही कहलाती है ब्लीडिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा स्टीम एक्सट्रैक्टेड फॉर प्री हीटिंग फीड वाटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, हार्ड वर्किंग प्रोसेस इज कैरीड आउट, तो आपको बता दें दोस्तों, जब भी आपका वर्किंग प्रोसेस आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से एबव होगा तो वहाँ आपका हार्ड वर्किंग होता है। तो आपका हो जाएगा एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। आपका जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है दोस्तों, वो होता है आपका 0.3 टी मेल्टिंग, ये होता है आपका मेटल के लिए। वहीं आपका अगर बात करें एलॉय के लिए तो होता है 0.5 टी मेल्टिंग। जो यहाँ मेल्टिंग टेम्परेचर होगा वो दोस्तों सेंटीग्रेड में होगा, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, द एक्सट्रूजन प्रोसेस यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब, तो आपको बता दें, अगर आपको बोले कोलैप्सिबल ट्यूब और टूथपेस्ट ट्यूब, तो ये बनाए जाते हैं आपका इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 80 की बात करें, द इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग कैन बी कैरीड आउट, तो आपको बता दें दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बीम यूज होता है आपका छोटे वर्क पीस के लिए। ये आपका जो वर्किंग प्रोसेस है ये एक्चुअली ओनली वैक्यूम में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा वैक्यूम। आपको और ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जो यूज होते हैं लेंस, वो होते हैं मैग्नेटिक लेंस, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू मास ऑफ डेंसिटी नोन एज, तो आपको बता दें दोस्तों, ये कहलाती है आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये डिफाइंड होती है रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो यहाँ से हो जाएगा ए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। आपको ध्यान रखना, इसकी जो यूनिट आती है दोस्तों, ये आती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, पास्कल लॉ स्टेट दैट द प्रेशर एट द पॉइंट इज इक्वल इन द ऑल डायरेक्शन एंड, तो आपको बता दें पास्कल लॉ वैलिड होता है दोस्तों फ्लूइड एट रेस्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, फ्लूइड एट रेस्ट। पास्कल लॉ बोलता है दोस्तों कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज ऑल डायरेक्शन व्हेन फ्लूइड इज इन एट रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, द गेज प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल टू, तो आपको बता दें दोस्तों, ये होती है आपकी डेटम लाइन। अगर हम डेटम लाइन को कंसीडर करें दोस्तों, उससे एबव जाएं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है ये। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस माने तो जो प्रेशर हम मेजर करते हैं वो कहलाता है गेज प्रेशर। वहीं अगर हम डेटम लाइन को मान के दोस्तों अगर हम मेजर करें तो वो आपका होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है दोस्तों, वो होता है पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पी गैस प्रेशर। तो यहाँ से पी गैस हो जाएगा आपका पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, सॉरी दोस्तों डी इज करेक्ट, एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज मेजर्ड बाय, तो आपको बता दें जो दोस्तों पिटॉट ट्यूब आपका यूज होता है वेलोसिटी मेजर के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा पिटॉट ट्यूब। वहीं बात करें हार्ट एनेमोमीटर की, तो ये आपकी एयर वेलोसिटी को मेजर करता है। वहीं बात करें वेंचुरीमीटर एंड रोटामीटर की, तो ये आपके मेजर करते हैं डिस्चार्ज। तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, द एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मैक्सिमम व्हेन ब्लेड आर, तो आपको बता दें जब आपके ब्लेड आपके दोस्तों बैकवर्ड कर्व होते हैं तो आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। आंसर हो जाएगा सी। 86 की बात करें, व्हेन फ्लूइड फ्लोइंग द वेरियस क्रॉस सेक्शन द कैविटेशन अकर्स बिकॉज ऑफ, तो आपको बता दें दोस्तों कैविटेशन जो होता है वो होता है कि आपका बबल फॉर्मेशन होता है ड्यू टू लोअर प्रेशर। अगर आपका वर्किंग प्रेशर दोस्तों लेस देन है वेपर प्रेशर से, तो आपका कैविटेशन हो जाता है वहाँ पे। तो आपका आंसर हो जाएगा लो प्रेशर, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड अपॉन, तो आपको बता दें जो रिलेशनशिप होता है शियर स्ट्रेस इक्वल टू विस्कोसिटी डिवाइड इनटू डी वाई बाई डी वाई डी यू बाई डी वाई, जो यू है आपका वेलोसिटी, वाई आपका डिस्टेंस है दोस्तों, ये आपका था वेलोसिटी ग्रेडियंट या आप कहलाता है रेट ऑफ स्ट्रेन। तो आप देख रहे हैं ये रिलेशनशिप है शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें,
How is the velocity coefficient CB, discharge coefficient CD and contraction coefficient CC of ऑर्फिस related? तो आपको बता दें दोस्तों, जो डिस्चार्ज होता है वो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहीं से आपका जो कॉफिशिएंट का भी रिलेशन आता है, कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंटू कॉफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें, द पेल्टन व्हील इज आइडियली सूटेड फॉर। तो आपको बता दें जो पेल्टन व्हील टरबाइन होती है दोस्तों, इम्पल्स टरबाइन है, ये हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए यूज होती है। हाई हेड लो डिस्चार्ज, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, फॉर फ्लोटिंग बॉडी द बायोंट फोर्स एक्ट एज। तो आपको बता दें अगर कोई बॉडी लिक्विड में फ्लोट कर रही दोस्तों, तो जो फोर्स एक्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, बायोंसी फोर्स हो दोस्तों, वो एक्ट करेगा सेंटर ग्रेविटी पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड। तो आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रॉयड ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, 91 की, if B is the center of buoyancy, G is the center of gravity, M is meta center of floating body, the body will be stable equilibrium if। तो आपको बता दें अगर कोई बॉडी पार्शियली सबमर्ज है यानी फ्लोट कर रही दोस्तों, तो इसमें एक पॉइंट आता है मेटा सेंटर, जिसके बाद आपका बॉडी ऑसिलेट करती है, फिर आपकी आती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिर सबसे नीचे होती है सेंटर ऑफ बायोंसी। तो आपको बता दें फॉर स्टेबल कंडीशन के लिए जो मेटा सेंटर वो एबव होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, एम इज एबव टू जी। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, बर्नौली इक्वेशन इज एप्लीकेबल बिटवीन 2 पॉइंट इन। तो आपको बता दें जो एजम्पशन होता है दोस्तों बर्नौली इक्वेशन का होता है स्टडी फ्लो और इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, स्टडी इरोटेशनल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। स्टडी मीन्स दोस्तों जो प्रॉपर्टी हैं वो चेंज नहीं करती हैं टाइम के साथ। वहीं इनकम्प्रेसिबल का बात करें तो डेंसिटी वो चेंज नहीं होगी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, एन एडजस्टेबल ब्लेड प्रोपेलर टरबाइन इज कॉल्ड। तो आपको बता दें दोस्तों जो कैप्लन टरबाइन होती है उसमें आपके एडजस्टेबल ब्लेड होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। वहीं बात करें नंबर ऑफ ब्लेड इन कैप्लन टरबाइन, तो आपका दोस्तों 4 से 6 ब्लेड होते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये DMRC में पूछा गया था इन 2018, आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, द शियर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट आर 100 न्यूटन, 120 न्यूटन एंड 150 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। इफ द स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड प्लेट इज 20 न्यूटन, 200 न्यूटन, द एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट। तो आपको बता दें जो एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड की होगी दोस्तों वो आपकी होगी मिनिमम ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो यहाँ से मिनिमम हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 200, तो यहाँ से आपका 50% आ जाएगी एफिशिएंसी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मिनिमम इसलिए ले रहे हैं दोस्तों कि जब जो सबसे पहले फेलर होगा, मिनिमम हम कंडीशन करेंगे तो आपका फेलर उसी से सेटिस्फाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, in case of multi-disc clutch, if N1 is the number of disc on the driving shaft and N2 is the number of disc on driven shaft, what is the number of pair of contact surface। मान लीजिए दोस्तों अगर 2 प्लेटें हैं आपका, तो कॉन्टैक्टिंग सरफेस कितना बन रहा है 1। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं तो जो कंडीशन बनेगी वो होगी N1 + N2 - 1। तो आपको इतने कॉन्टैक्टिंग सरफेस मिलेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, N1 + N2 - 1। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, द रेटेड लाइफ ऑफ बॉल बियरिंग वेरीज इनवर्सली एज वन ऑफ फॉलोइंग। तो आपको बता दें दोस्तों जो लाइफ ऑफ बॉल बियरिंग और लोड में रिलेशन होता है वो होता है अगर L = लोड कैपेसिटी डिवाइडेड बाई लोड के पावर n। जो n होता है दोस्तों बॉल बियरिंग के लिए होता है 3, वहीं रोलर बियरिंग के लिए होता है वो होता है 10/3। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो लोड है दोस्तों और लाइफ में जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/p की पावर 3। तो यहाँ से हो जाएगा सी, लोड के पावर 3।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, द मैक्सिमम हेड लॉस इन पाइप विथ बेंड एंगल इन डिग्री। तो आपको बता दें दोस्तों, अगर हम बेंड 90 डिग्री पे करें तो मैक्सिमम हेड लॉस होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ईडी फॉर्मेशन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, द मोशन ऑफ व्हिरलपूल इन रिवर इज कॉल्ड द ऑफ मोशन ऑफ व्हिरलपूल इन रिवर। तो आपको बता दें दोस्तों, जो पूल होता है रिवर में, वहाँ पे आपका होता है फ्री वर्सेक प्रोसेस, फ्री वर्सेक फ्लो। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। जो फ्री वर्टेक्स फ्लो का कंडीशन होता है दोस्तों, वो होता है वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट। वहीं फोर्स वर्सेक की बात करें, ये आपका कंडीशन होता है फ्री के लिए। फोर्स की बात करें दोस्तों, तो वो होता है V इक्वल टू R ओमेगा। तो आपको दोनों कंडीशन याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ शियरिंग स्ट्रेस। तो आपको बता दें दोस्तों, अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो एक रेजिस्टेंस फ्लो उसके मोशन को अपोज करता है, तो वो होती है आपकी दोस्तों विस्कोसिटी। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। फ्लूइड में होती है दोस्तों विस्कोसिटी, वहीं बात करें सॉलिड में तो आपका टर्म आता है फ्रिक्शन। आपको दोनों ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट बट नॉट लीस्ट, द स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स ड्यू टू फ्लो टू इलास्टिक फोर्स इज कॉल्ड। तो आपको बता दें दोस्तों, जो मैक नंबर डिफाइंड होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय इलास्टिक फोर्स। तो आपका आंसर हो जाएगा मैक नंबर। वहीं बात करें फ्रॉड नंबर की, तो ये आपका होता है इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रॉड नंबर की बात करें, रेनॉल्ड नंबर की बात करें तो होता है इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। आपको तीनों फोर्स ध्यान रखने हैं। दोस्तों ये रहे आपके टॉप 100 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हैं। अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर आप एक शेयर करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दीजिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू ऑल।